बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं रॉबिन्स के चैप्टर नंबर 12 की पार्ट 3 की वीडियो को। इस पार्ट में चल हम हेरिडिटी सिफिरोसाइटोसिस को डिस्कस करेंगे। हेरिडिटी सिफिरोसाइटोसिस एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन खराब हो जाती है, ठीक है, उसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं और मेम्ब्रेन की खराबियों की वजह से रेड ब्लड सेल अल्टीमेटली सिफेयर हो जाता है। ऐसे रेड ब्लड सेल को हम नाम देते हैं सिफेरोसाइट, ठीक है। ये जो सिफेरोसाइट्स होते हैं ये इनकी एक तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत थोड़ी है, यानी कि हम कहते हैं ये नॉन डिफॉर्मेबल सेल्स हैं, और ये डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। इनके डिस्ट्रॉय हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं स्प्लीन में। सही होगी बात। ये तो एक बेसिक सी डेफिनेशन देख ली हमने। उसके अलावा ये जो बीमारी है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। अच्छा, क्लिनिकली एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट कीजिएगा। ऑल्दो ये रॉबिन्स भी लिखा हुआ है लेकिन मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगा। MCHC ये सिर्फ हेरिडिटी सिफिलोसाइटोसिस में ही इंक्रीज करता है। तो अगर आपका ब्लड रिपोर्ट्स मिले जिसमें MCHC यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इंक्रीज की हुई है तो इस इंसान को हेरिडिटी सिफिलोसाइटोसिस ही होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये भी डिस्कस। अब हम आते हैं पैथोजेनेसिस की तरफ। इस हेरिडिटरी डिजीज़ में बेसिकली होता ये है कि जो आपकी मेम्ब्रेन है उसमें डिफेक्ट आ जाता है। अब हम देखते हैं रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन में क्या डिफेक्ट आता है। तो ये देखिए कि ये उन्होंने शो किया हुआ है एक रेड ब्लड सेल, ये उसकी मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन के अंदर ये हो गई आपके पास लिपिड बायलेयर, ठीक है। लिपिड बायलेयर के अक्रॉस जा रही हैं कुछ प्रोटीन, आपको पता है इनको इंटेग्रल प्रोटीन्स भी कहते हैं। एक इंटेग्रल प्रोटीन है बैंड 3, उसके अलावा ये अक्रॉस जा रही हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये बात समझ में आ गई। अब मेम्ब्रेन की बाहरली सरफेस पे ना एक पूरा आप देख सकते हो एक स्केलेटन सा फॉर्म हो रहा है, एक पूरा मैशवर्क फॉर्म हो रहा है। इस मैशवर्क की जो मेन प्रोटीन है उसका नाम है स्पेक्ट्रिन, ठीक है। ये स्पेक्ट्रिन एक्टिन के साथ बाइंड करके एक इस तरह का पूरा एक मैशवर्क सा फॉर्म कर जाती है। सही के बाद एक आगे लिपिड बायलेयर हो गई और उसके ऊपर मौजूद एक पूरा मैशवर्क हो गया जो कि एक्टिन और स्पेक्ट्रिन का बन रहा होता है। एक्टिन स्पेक्ट्रिन गुड हो गया। अब इस मैशवर्क को इन प्रोटीन्स के साथ जोड़ने के लिए आपके पास जिस तरह जैसे ग्लू होती है ना, उस तरह से 3 ग्लूज हैं। कौन कौन सी ग्लूज हैं? नंबर 1 का नाम है बैंड 4.2, नंबर 2 बैंड 4.1, नंबर 3 एनकायरिन। ठीक होगी बात। आप देख सकते हो ये बैंड 4.1, बैंड 4.2 और एनकायरिन ये सारे ग्लूज के तौर पे काम कर रहे हैं और ये हमारे मैशवर्क को इन चीज़ों से जोड़ रहे हैं। कौन सा मैशवर्क? स्पेक्ट्रिन और एक्टिन। स्पेक्ट्रिन और एक्टिन के मैशवर्क को किससे जोड़ रहे हैं? बैंड 3 और ग्लाइकोप्रोटीन से जोड़ रहे हैं। यहाँ तो बात समझ में आ गई। ये तो होगा आपके पास नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब आपके पास जेनेटिक वेरिएशन कोई ना कोई इस तरह की आ जाएगी, कोई ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट ऐसा आ जाएगा जिसकी वजह से कोई ना कोई प्रोटीन्स डैमेज हो जाएंगी। खासतौर पे कौन सी डैमेज होती हैं? एनकायरिन जो कि ग्लू का काम कर रही थी, बैंड 3 ये वाला, और तीसरा में वो कह रहे हैं स्पेक्ट्रिन। इन 3 में से किसी के अक्सर मसले मसाइल हो जाते हैं। अब इनके मसले मसाइल की वजह से होता ही है कि जो मेम्ब्रेन होती है उसकी स्टेबिलिटी होती है ख़राब। अब ये जो प्रॉपर मैशवर्क है ये इसके इतना अच्छे से अटैच नहीं होता और जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी ख़राब होना शुरू होती है और इसके ऊपर से छोटे छोटे सी वेसिकल्स बन कर टूटना शुरू हो जाती हैं। जब वेसिकल्स बनती है तो ज़ाहिर सी बात है मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया वो बहुत थोड़ा होना शुरू हो जाता है क्योंकि बहुत सारी मेम्ब्रेन ज़ाया होती है एक वेसिकल बनाने में, ठीक। और थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म भी कम होता रहता है, यानी कि मेम्ब्रेन भी कम हो रही है और साइटोप्लाज्म भी कम हो रहा है। लेकिन मेम्ब्रेन की कमी ज़्यादा हो रही है, साइटोप्लाज्म में बहुत थोड़ी कमी आ रही है, यानी कि वॉल्यूम में बहुत थोड़ी कमी आ रही है। ये बात समझ में आ गई। अब इसमें होगा ये कि वो कहते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है ना वो डिक्रीज कर जाती है प्रोग्रेसिवली। अब इसका क्या मतलब है? ये जो थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है ये मैं समझाने के लिए 2 बैलून्स लेके आया हूँ। ये चीज़ आपने समझनी है। ये समझ लें हमारे पास एक अदद नॉर्मल आरबीसी है, ठीक है। ये मैंने एक ये खाली बैलून है, मतलब इसी तरह का सारे खाली बैलून है। इसमें देखो मेम्ब्रेन काफ़ी बड़ी, ये काफ़ी बड़ा बैलून है, ठीक होगी बात। अब हुआ बेसिकली ये है कि ये बैलून जो होता है, सॉरी आरबीसी जो होता है वो इस तरह से बाय कनकेव डिस्क की शेप में होता है। सही, ये एक साइड नज़र आ रही है आपको आरबीसी की, यहाँ से भी ये कनकेव है। अगर आपको मैं दूसरी साइड दिखाऊंगा इसकी, ये उल्टी साइड, तो ये उल्टी साइड से भी कनकेव होगा, इसलिए हम कहते हैं ये बाय कनकेव डिस्क है। इसका ऐसे क्रॉस सेक्शन उन्होंने साइड से आपको यहाँ पे शो किया हुआ है। गुड होगी बात, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ऑलराइट, ये हो गई बाय कनकेव डिस्क। एक और बात मैं अगर आपको इसकी थोड़ी बहुत मॉर्फोलॉजी भी साथ साथ ही पढ़ा दूं तो देखो इसमें ना दरमियान वाली जगह बड़ी पतली सी है, तो दरमियान वाली जगह में बहुत थोड़ी हीमोग्लोबिन होती है, साइडों में बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन हुई है। तो जो दरमियान वाली जगह ना वो थोड़ी सी पेल होती है, जैसा कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखते हो दरमियान में पेल है और इर्द गिर्द हीमोग्लोबिन रहता है, तो इसलिए इर्द गिर्द कलर ज़्यादा होता है। अच्छा, वापस आते हैं हम सरफेस एरिया वाले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो जनाब वाली चूँकि इसका सरफेस एरिया अब ये बायकनकेव डिस्क की फॉर्म में है ना, ये मैं बायकनकेव डिस्क की फॉर्म में इसको क्यों प्रेस कर सका हूँ? क्योंकि आपके पास बैलून काफ़ी बड़ा है और पानी इसमें थोड़ा सा है, सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है, वॉल्यूम थोड़ा। अब ये बड़ा फ्लेक्सिबल किस्म का है, ये किसी भी जगह से गुजर सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर से मेम्ब्रेन उतरती जाए तो आहिस्ता आहिस्ता होगा ये कि मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बहुत थोड़ा हो जाएगा। समझ लो कि सिर्फ इतनी सी मेम्ब्रेन रह गई है, ठीक होगी बात। ये बड़ा बैलून था, ये बहुत छोटा बैलून हो गया। अब इतनी सी मेम्ब्रेन रह गई है,
थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी कम हुआ है, लेकिन चूंकि मेम्ब्रेन बहुत थोड़ी रह गई है तो अब ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा जैसा कि ये वाला। अब ये वाला जो है ना, ये है आपके पास स्फेरोसाइट। जो स्फेरोसाइट है इसके अंदर चूंकि मेम्ब्रेन थोड़ी सी है तो ये बहुत खिंची हुई है मेम्ब्रेन, समझ रहे हो, बहुत खिंची हुई मेम्ब्रेन है। अब नॉर्मल आरबीसी तो बाइकनकेव की शेप में जा सकता है, ये चूंकि इसमें मेम्ब्रेन ही बहुत थोड़ी सी है और इतनी खिंची हुई मेम्ब्रेन है, इसलिए ये बाइकनकेव की शेप में जा सकता है, ये प्रॉपर एक स्फेयर सा बन जाता है। समझ में आ गई किस तरह से स्फेयर बन रहा है ये। ऑल राइट, अब होगा ये कि जब आपके स्प्लीन के साइनोसॉइड्स में से गुजरना है, आपको मैंने बताया था कि ये देखिएगा, आपको याद होगा स्प्लीन की बड़ी बारीक बारीक जगहों से गुजरना होता है इन आरबीसीज ने। जब स्प्लीन के साइनोसॉइड से गुजरना होगा तो ऑल्दो नॉर्मल आरबीसी थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन वो इतना फ्लेक्सिबल होता है कि वो आराम से गुजर जाता है, ठीक। वेयर एज स्फेरोसाइट वाला है, ये है तो थोड़ा सा छोटा साइज में, क्योंकि वॉल्यूम इसका थोड़ा सा कम है, ये देख रहे हो वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है स्फेरोसाइट का, लेकिन इसकी मेम्ब्रेन इतनी खिंची हुई है, इसका सरफेस एरिया इतना थोड़ा है कि ये इसकी डिफॉर्मेबिलिटी खत्म हो चुकी है, ये पिचक नहीं सकता, स्क्वीज नहीं हो सकता। सही होगी बात। तो अब आपके जब साइनोसॉइड के होल में से गुजरने की बारी आएगी तो जो नॉर्मल आरबीसी होता है वो तो स्क्वीज हो के गुजर जाएगा, जबकि जो ये वाला आरबीसी होता है ये स्टक हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको पिचकाएंगे तो ये रप्चर हो सकता है। तो इस वजह से जो स्फेरोसाइट्स होते हैं वो स्प्लीन में से नहीं गुजर पाते और नॉर्मल आरबीसी गुजर पाते हैं। अब एज अ रिजल्ट होगा ये कि जब स्फेरोसाइट्स स्प्लीन में से नहीं गुजर पाएंगे, हमारी सर्कुलेशन वापस नहीं जाएंगे, तो स्प्लीन के मैक्रोफेजेस इनको खा पी जाएंगे और हमारे आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन इंक्रीज कर गई, क्योंकि आरबीसीज को मैक्रोफेजेस ने खाना शुरू कर दिया है। सही के बाद तो आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन इंक्रीज कर जाती है। अब मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता ये वेसिकल्स बनती जा रही हैं, सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम होने की वजह से सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है वो कम हो गई, आरबीसी की जो शेप है वो स्फेयर सी हो गई है। अब स्फेयर सी हो गई है तो ये इसकी डिफॉर्मेबिलिटी कम हो गई है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है। अब ये स्प्लीन के साइनोसॉइड में से नहीं गुजर सकता, इसलिए मैक्रोफेज इसको खा जाता है। देख रहे हो स्प्लीनिक मैक्रोफेज इसको इंटेक कर जाता है, कहता है तुमने ब्लड में वापस जाना नहीं है तो आओ फिर मैं तुम्हें खा जाता हूँ। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज इंक्रीज कर गई है, इसी वजह से हम इसको हीमोलिटिक एनीमिया कह रहे हैं। गुड होगी बात। मॉर्फोलॉजी को अगर मैं डिस्कस करूँ तो मॉर्फोलॉजी में हमने देखा जो नॉर्मल आरबीसी था उसको तो दरमियान में पेल सी जगह थी, क्योंकि दरमियान में हीमोग्लोबिन बहुत थोड़ी थी, लेकिन जो स्फेरोसाइट होता है उसको तो पूरा हीमोग्लोबिन से भरा हुआ है। तो एक तो स्फेरोसाइट थोड़े से छोटे होंगे और दूसरा पूरा वो डेंस कलर का होगा। तो ये देखो जो स्फेरोसाइट है वो नॉर्मल वाले से थोड़ा सा छोटा होता है और उसमें सारा कोई दरमियान में पेल जगह नहीं होती, वो सारा का सारा हीमोग्लोबिन से भरा हुआ होता है। तो ये एक तो आपने मॉर्फोलॉजी देख ली, क्या लिखा हुआ जी, डार्क रेड एंड लैक सेंट्रल पैलर, ये बात समझ में आ गई। दूसरा पे जाहिर सी बात है जब आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि अक्सर आरबीसी बेचारे इस तरह के हो गए हैं, जल्दी डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, तो हम लोग आरबीसीज की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं और जो न्यू फॉर्मिंग आरबीसीज हैं वो ज़्यादा नजर आते हैं आपका ब्लड में, तो रेटिकुलोसाइटोसिस हो जाता है। सही। उसके बाद हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि हीमोलिटिक एनीमिया में स्प्लीनोमेगली होती है, तो वो कह रहे हैं कि इस वाले हीमोलिटिक एनीमिया में, हीमोलिटिक एनीमिया का मतलब होता है वो एनीमिया जो आरबीसी के ब्रेकडाउन से हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि स्फेरोसाइटोसिस भी हीमोलिटिक एनीमिया की ही एक टाइप है ना। तो स्फेरोसाइटोसिस वाला जो हीमोलिटिक एनीमिया है इसमें स्प्लीनोमेगली के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी कॉमन है इसमें स्प्लीनोमेगली। सही होगी बात। और चूंकि आरबीसीज, चूंकि मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं आपके इन आरबीसीज को, तो हम जब देखते हैं तो ये जो आपके साइनोसॉइड्स हैं, यहाँ पे जो जगह हैं, इन साइनोसॉइड्स की वॉल के साथ, समझ लो ये साइनोसॉइड है, इस साइनोसॉइड की वॉल के साथ जो मैक्रोफेजेस होंगे वो मैक्रोफेजेस ख़ास तौर पे आपके रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तो इसकी ये भी मॉर्फोलॉजी है कि आपके यहाँ पे मौजूद साइनोसॉइड्स की लाइनिंग के साथ मौजूद जो मैक्रोफेजेस हैं, ये देखिए ये लिखा हुआ है, फैगोसाइटोस्ड रेड सेल्स आर सीन विद इन मैक्रोफेजेस लाइनिंग द साइनोसॉइड्स एंड पर्टिकुलर विद इन द कॉर्ड्स, ठीक है। इन कॉर्ड्स के अंदर मौजूद मैक्रोफेजेस और साइनोसॉइड्स की दीवार के साथ मौजूद मैक्रोफेजेस, इन मैक्रोफेजेस के अंदर आपको आरबीसी नजर आएंगे, क्योंकि ये वाले मैक्रोफेजेस आरबीसी को खाते जा रहे हैं, आरबीसी नहीं खैर इनफैक्ट स्फेरोसाइट्स को खाते जा रहे हैं। ओके ओके बात। क्लिनिकल फीचर्स पे आते थे जनाब, एनीमिया होगा जाहिर सी बात है, स्प्लीनोमेगली होगी जाहिर सी बात है, और फिर साथ साथ जॉन्डिस होगा, क्योंकि अच्छा मुझे एक और बात बताओ, ये इंट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस है या एक्स्ट्रा वैस्कुलर? जाहिर बात है एक्स्ट्रा वैस्कुलर हिमोलिसिस है। तो एक्स्ट्रा वैस्कुलर हिमोलिसिस में क्या क्या हो रहा था, हीमोग्लोबिनीमिया, एक्स्ट्रा वैस्कुलर में ये हो रहा था हाइपर बिलिरुबिनूमिया, जॉन्डिस, स्प्लीनोमेगली, बिलिरुबिन रिच, ये पार्ट 2 के वीडियो में डिस्कस किए हैं हमने। तो सारे एक्स्ट्रा वैस्कुलर में ये सारी चीज़ें होती ही होती हैं। तो ये तो बात सिंपल सी हो गई। उसके अलावा एक और बात सुनो, अगर मैं इस बैलून में थोड़ा सा और पानी भर दूँ तो ये नहीं फटेगा, लेकिन अगर इस बैलून में थोड़ा सा भी और पानी भरा तो ये फट जाएगा। सही है। तो ये वाला ऑस्मोटिकली फ्रेजाइल हो चुका है। स्फेरोसाइट्स को अगर आप सलाइन सोल्यूशन में रख दो या ऐसे ज़्यादा वाटर सोल्यूशन में रख दो तो वो फ़ौरन फट जाते हैं। सही होगी बात। तो इनकी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी जो होती है वो इंक्रीज कर चुकी होती है, जबकि नॉर्मल आरबीसी इतने ऑस्मोटिकली फ्रेजाइल नहीं होते।
ये बात भी समझ में आ गया, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी वाला पॉइंट समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास, वो कहते हैं कि ये जो सिफिलिस साइटोसिस है ना, किसी में बहुत ज़्यादा होता है, किसी में बहुत कम होता है, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा इसके बहुत सोए किस्म के सिम्टम्स आ रहे हों। बंदा कई दफ़ा होता है एक तरह की ज़िंदगी उसकी गुजर रही है, ऑल दो उसके आबसी जल्दी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लेकिन वो बस एक स्टेबल लाइफ स्टाइल गुजार रहा है। कभी कभी ऐसी ज़िंदगी गुजरते गुजरते ए प्लास्टिक क्राइसिस आ जाता है। क्या हुआ, यानी कि हुआ बेसिकली ये कि वो इंसान की ज़िंदगी ऐसे गुजर रही थी कि उसके ऑल दो आरबीसी जल्दी डिस्ट्रॉय हो रहे थे, लेकिन बोन मैरो बड़ी जान मार रही थी, वो ज़्यादा ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस कर रही थी, तो आरबीसी की प्रोडक्शन इतनी हाई थी कि चलो बंदे का गुजारा चल ही रहा था। अब पैरवो वायरस B19 की होगी इन्फेक्शन, या किसी और वायरस की भी होती है, लेकिन ये बड़ा ही खतरनाक वायरस है। इसकी इन्फेक्शन की वजह से बोन मैरो डिस्ट्रॉय हुई, बोन मैरो में खराबी आई। अब जब चलो थोड़ी देर बाद तो आपका इम्यून सिस्टम इस वायरस को निकाल ही लेगा, लेकिन चंद दिनों के लिए तो बोन मैरो खराब होगी ना। चंद दिनों के लिए तो बोन मैरो इतने ज़्यादा आरबीसी ना बना सकी, तो आरबीसी की प्रोडक्शन होगी कम, डिस्ट्रक्शन आरबीसी की पहले बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे एनीमिया बहुत स्वेयर हो जाएगा। इसको कहते हैं ए प्लास्टिक क्राइसिस, ठीक है, कि जो आपकी बोन मैरो है उसने प्रोडक्शन कम कर दी है। तो हीमोलिटिक एनीमिया में अगर ए प्लास्टिक क्राइसिस होगा तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। फिर ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं यार, जब तक ये वायरस नहीं जाता कम से कम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते रहो, बंदे को जिंदा तो रखना है हमने। सही की बात। फिर आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। इस पैराग्राफ में ट्रीटमेंट डिस्कस किया हुआ है, कोई एज सच खास इसका ट्रीटमेंट नहीं है। अलबत्ता हम कहते हैं कि यार ये जो आरबीसी ये स्प्लीन में टूट रहे हैं ना, तो इस बंदे में से स्प्लीन को निकाल दो। तो जब स्प्लीनेक्टोमी करते हैं तो ऑल दो ब्लड के अंदर इसी तरह के सेल्स होते हैं, लेकिन ये सेल्स जल्दी टूटते नहीं है, मैक्रोफेज इन सेल्स को खाते नहीं है, इसी तरह के ब्लड से इंसान, इसी तरह के सेल्स से इंसान गुजारा चलाता रहता है। लेकिन अगर आपने स्प्लीन निकाल दी, जारी बात है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, खासतौर पर बच्चों में बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब बच्चों में हमने पता है क्या जुगाड़ लगाई है, हम ये करते हैं पार्शियल स्प्लीनेक्टोमी, थोड़ी आधी स्प्लीन को काट देते हैं। उससे ये होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बच्चा बचा रहता है और आरबीसी का जो ब्रेकडाउन हो जाता है वो भी निस्बतन कम हो जाता है। गुड हो की बात। लेकिन मसला ये, आधी स्प्लीन काटेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्प्लीन भी ग्रो करके दोबारा पूरी स्प्लीन हो जाएगी। तो अब आजकल साइंसदान इस बात पे काम कर रहे हैं कि कोई इस तरह का जुगाड़ लगाओ कि बच्चे में आधी स्प्लीन काटें और दोबारा स्प्लीन ग्रो होते होते इतना टाइम लगे कि जब दोबारा स्प्लीन ग्रो हो तो बंदा एडल्ट हो चुका हो, और फिर जब एडल्ट हो जाएगा फिर तो चाहे आप पूरी स्प्लीन में निकाल दो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। याद करने वाली बातें क्या थी इसमें, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है, एनकायरिन बैंड 3 स्पेक्ट्रिन को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन के ऊपर से उतरते हैं, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज होता है, डिफॉर्मेबिलिटी कम होती है, मैक्रोफेज ज़्यादा खा जाते हैं, अंदर का पैलर जो होता है वो खत्म हो जाता है, स्प्लीनोमेगली के चांसेस बढ़ जाते हैं। मॉर्फोलॉजी में इतना याद रख लो, ठीक। क्लिनिकल फीचर्स में एनीमिया, स्प्लीनोमेगली, जॉन्डिस होता है, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी इंक्रीज करती है, कभी कभी ए प्लास्टिक क्राइसिस आ जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ती हैं। ट्रीटमेंट में स्प्लेनेक्टोमी। दैट्स इट। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।